हिमालय की जड़ी बूटियों से असाध्य रोगों का इलाज करने वाला एक ऐसा संत जिसके यहाँ देश विदेश से लोग परामर्श लेते हैं और आते भी हैं। बड़े बड़े रोगों का इलाज हुआ। एम्स जैसे मेडिकल संस्थान से वापस होकर के भी लोग यहाँ ठीक हुए हैं। आज हम बात करेंगे नाड़ी पर। स्वामी भास्करानंद जी पहले डिप्टी एसपी थे, उत्तर प्रदेश पुलिस में, यानी पीपीएस रैंक के अधिकारी थे। बड़े ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। चंबल के बीहड़ में भी इन्होंने काफ़ी खुराफात किया स्वामी जी ने। और अब आप देख रहे हैं स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान, थानो, देहरादून, उत्तराखंड। तो हम हैं दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड पर, और स्वामी जी के साथ आज हम नाड़ी पर बात करेंगे। कौन से कैसा उनके पास कौन सी विद्या थी जो वैद्यराज लोग एक बार नाड़ी पकड़ते थे और बता देते थे कौन सा रोग है और कितने दिन से है, इस रोग का इलाज क्या है। आज हम नाड़ी विज्ञान पर बात करेंगे। स्वामी जी विनम्रता के साथ प्रणाम आपको। प्रणाम। स्वामी जी, नाड़ी यहाँ वैद्यराज लोग पकड़ते थे, अभी भी अब कुछ लोग पकड़ते हैं, लेकिन शायद वो लोग पल्स देखते होंगे, जो डॉक्टर साहब लोग हैं, एमबीबीएस एमडी किए हैं। तो नाड़ी का विज्ञान क्या है और कैसे इससे पता लग जाएगा, और इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या नाड़ी अपने आप देखी जा सकती है, अपने आप लोग देख करके या एक दूसरे का देख करके, क्या ऐसा भी आप बताएंगे वो सूत्र जिससे नाड़ी लोग देख करके और आपको परेशान न करें और अपने रोग को जान लें और इलाज भी करें। बहुत अच्छी बात आपने कही और ये जन कल्याण की बात है जी। मेरा तो ये मानना है कि नाड़ी के बारे में जन सामान्य को जानना ही चाहिए जी। और इससे उन्हें अपने पारिवारिक जितने भी मेंबर्स हैं जी। उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो जाएगी जी। और हमारे वैद्यगणों को भी जानना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद बिना नाड़ी ज्ञान के अधूरा है। जी। प्रत्येक रोग अनेकों कारणों से होता है, एक ही रोग के अनेकों कारण होते हैं और हर कारण का अलग अलग इलाज और दवाएं होती हैं जी। और कारण का जो पता लगता है वो नाड़ी से लगता है, लक्षणों से लगता है, या मरीज के बातचीत करने से, उसके हाव भाव, उसके देखभाल से, उसके बल आवल देख करके ही सही कारण का पता लगता है जी। जब तक चाहे आयुर्वेद का हो चाहे एलोपैथी का हो, एलोपैथी की खैर दूसरी प्रोसेस है, लेकिन आयुर्वेद में तो ये निश्चित है कि कारण का ही इलाज होता है, रोग नहीं कारण का इलाज होता है। एलोपैथी में परिणाम का इलाज होता है। तो जब कारण का इलाज होना है और कारण कोई जान नहीं रहा है तो इलाज सार्थक नहीं होगा। इसीलिए अक्सर हमारे कुछ वैद्य गण बंधु जो नाड़ी परीक्षा नहीं जानते हैं वो समुचित उपचार नहीं कर पाते हैं, तुक्काबंदी होती है वो। फिर भी जन सामान्य के लिए मोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊंगा जो हर आदमी इसको देख सकता है, वो मैं आपको अच्छी तरह से एक प्रैक्टिकल के रूप में आपको समझाऊंगा जी। मतलब व्यक्ति नाड़ी के बारे में स्वयं जान लेगा। इस वीडियो के माध्यम से ही आप बता सकते हैं और वह जान लेगा कि हमको कैसे जानना है, क्या बात है, कैसे हम रोग को जाने, हमें क्या परेशानी है, कौन सा हमारा। आप ये समझिए कि जैसे ब्रह्मांड का स्वास्थ्य लें आप पहले जी। ब्रह्मांड के स्वास्थ्य में तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है जी। सूर्य जी, वायु जी और जल। अगर सूर्य बहुत तेज तप जाए तो सब चीज जल जाएगी जी, वनस्पतियां जल जाएंगी, पानी उड़ जाएगा, तो जीवन नहीं रह सकता जी। अगर सूरज बिल्कुल ही विलुप्त हो जाए तो जम जाएगा, बर्फ जम जाएगी, वहां भी जनजीवन नहीं रह पाता जी। तो इसकी साम्य मतलब एक बैलेंस्ड इसकी उपस्थिति ही पूरे ब्रह्मांड के स्वास्थ्य को ठीक रखती है। इसी प्रकार आपकी जल है जी। अगर जल बहुत ज्यादा हो जाए, देखिए बारिश होती है, प्रलय आ जाती है, कितना नुकसान होता है, पेड़ पौधे सबको, जीव जंतु सबको नुकसान होता है जी। अगर बिल्कुल जल सूख जाए तो देखिए बहुत से ग्रहों पर जल न होने की वजह से जीवन भी नहीं है, यहाँ भी नहीं रहेगा जी। तो दूसरा कारण हुआ जल, और तीसरा कारण है वायु। अगर वायु बहुत तेज चल जाए तो सबको उखाड़ फेंकेगी, अगर वायु विलुप्त हो जाए सांस कहाँ से लोगे जी जी। तो इन तीन के बिना जीवन संभव नहीं है। ब्रह्मांड का स्वास्थ्य इन तीनों पर बिल्कुल निर्भर है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात से ये अंदाजा लगाया, सिद्ध किया कि जो समस्याएं ब्रह्मांड की हैं वो सब इस पिंड की हैं जी।
जो चीजें इस ब्रह्मांड में वो इस पिंड यानी शरीर में जी। मौजूद है, वही उसी तरह से इसका संचालन होता है। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने वात पित्त कफ का निर्धारण किया। जी पित्त जो है वो सूर्य का द्योतक है। जी पित्त शरीर में जो काम पित्त का है वो ब्रह्मांड में सूर्य का है, जी और जो काम वायु का है प्रकृति में वो वात का है शरीर में, जी। और जो जल का है वो कफ से प्रदर्शित किया जाता है। जी तो जैसे ये तीनों वहाँ डिसबैलेंस होकर के जीवन को नष्ट कर सकती हैं, अस्वस्थ कर सकती जी। हैं, उसी तरह से ये शरीर में वात पित्त कफ व्यवधान पैदा कर सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। ये धातुएं हैं, इन्हें धातुएं भी कहते हैं, इन्हें मल भी कहते हैं। जी। जब ये बिगड़ जाती हैं तो इनको मल कहा जाता है, वात पित्त कफ को, और जब ये इनसे लाभदायक स्थिति में होती है तो इन्हें धातुएं कहा जाता है। स्वामी जी, हमारे मित्र लोग बड़े शॉर्टकट रास्ते वाले हैं, तो शॉर्टकट बताता हूं। तो एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के प्रसंग में लिखा है, विश्वामित्र ने कहा कि इस रास्ते पर यह 3 पहर का है और यह 3 दिन वाला है। तो 3 पहर वाले में ताड़का राक्षसी रहती है, सुबाहु रहता है और बड़े बड़े इस तरह के राक्षस हैं। तो इस रास्ते से खतरा है और इस रास्ते से खतरा नहीं है। तो श्री राम ने कहा कि 3 पहर वाला ही चलिए प्रभु। तो अब लोग जानना चाहते होंगे शॉर्टकट कि नाड़ी विज्ञान क्या है और कैसे जानेंगे। तो मैं तो आपको ही प्रयोग करके जी दिखाता हूँ। जी हाँ जी हाँ देखिए, ये अंगूठा, जी इसके नीचे ये हड्डी जी अस्थि है ये, जी इससे एक अंगुल भर और नीचे जाइए, अच्छा, और जा करके ये जो साक्षिणी नाड़ी है, साक्षिणी धमनी है, जी जो इस बीच के जो ये नर्व है मोटी, जी। इसके साथ में जो नाड़ी धमनी है, इस पर 3 उंगली रखिए। 3 हाँ, मतलब दोनों अंगूठा और बगल वाली उंगली हटा करके 3 बीच वाली उंगली रखना है। रखिए। जी ये जो पहली उंगली है, तर्जनी कहते हैं इसे, जी। ये वात, हाँ, वात को प्रदर्शित करती है, अच्छा, और ये बीच वाली पित्त को प्रदर्शित करती है, और ये लास्ट वाली जो है कफ को प्रदर्शित करती है। तो इस पर जो हलचल होगी जी। इस उंगली पर, उससे आपको वात संबंधित रोगों की जानकारी होगी। हलचल से भी प्राय उसकी गति, तेज चलेगी। उसका वॉल्यूम, जी, ये सब चीज इसमें सम्मिलित है। स्वामी जी, एक ही नस अगर है, हाँ। एक ही धमनी क्या बोलेंगे उसको? ना, साक्षिणी धमनी। हाँ, मैं कला का छात्र रहा हूँ, जी, तो विज्ञान मेरे पल्ले नहीं पड़ा कभी। साक्षिणी धमनी जी, तो ये तो एक ही धमनी है ना, तो अलग अलग फंक्शन कैसे होगा? अलग अलग इसलिए होता है कि ये जो हमने दिया है ये अस्थि, जी, इसके बाद में ये फिर इनकी चालों से पता लगता है। अच्छा, चाल होती है, कोई सर्प की सी चाल है, कोई चिड़िया जैसी चाल है, कोई मेंढक की सी चाल है। अच्छा, तो जो सर्प की सी चाल है वो वायु की है, जी, जो अच्छा, इससे पता लगती है। जो मेंढक की तरह चलती है वो पित्त की है, मतलब उछल कूद के चलती है। जी। और जो जैसे चलती है धीरे धीरे बड़ी मस्ती से, कदम पे कदम आगे बढ़ाती हुई, वर्ड्स की तरह, कबूतर है जैसे, तो वो कफ की नाड़ी होती है। अच्छा, ये उत्तरोत्तर इनमें अलग अलग इनके व्यवहार देखे जाते हैं। जी, तो इससे पता लग जाता है कि इसमें जो है तीनों का अलग अलग। कितने देर तक दबाते हैं इसको स्वामी जी? हाँ, पहले इसको पकड़िए आप, थोड़ा हल्का सा दबाइए, देखिए कहाँ धड़कन हो रही है, जी। तो वहाँ आप उंगली ले जाइए, ले जाके इसे पहले दबाइए थोड़ा, जी, जी, दबा के फिर तो हल्का करिए यूं, ताकि उसकी जो है आपको गति प्रतीत होने लगेगी। जी। प्रतीत होने के बाद अब इसको आप देखिए, ये वात पित्त कफ, अगर जौन सी नाड़ी बहुत तेज चल रही है तो समझ लीजिए उससे संबंधित रोग आपके शरीर में है। स्वामी जी, हमारे मित्र लोग जानना चाहते हैं कि ब्रजभूषण दुबे जी को कौन सी बीमारी है, इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें मैंने तीनों नाड़ी देखी हैं जी। नाड़ी के साथ साथ इनका सभी धातुएं सामान्य हैं, इन्हें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। जी। गुस्सा उस्सा क्यों आता है स्वामी जी, या किस रोग में आता है? कभी कभी भड़क जाता हूँ। नहीं, गुस्सा आप झूठे को करते हैं, अभिनय करते हैं। ये गुस्सा नहीं है आपका, ये क्रोध नहीं है आपका, पित्त बिल्कुल सामान्य है जी। और ये गुस्सा की बात नहीं है जी। जो आदमी बहुत विद्वान होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसे जो लोग उसकी बात को नहीं मानते तो उनको समझाने के लिए वो अभिनय करते हैं कि ना ऐसे नहीं, ऐसे होगा। अच्छा, मनवाने मतलब दबाव बनाते हैं। दबाव बनाते हैं जी।
वो क्रोध नहीं है, वो एक तरीका है जीने का, दबंगई का तरीका है क्या? दबंगई का ना, किसी बात को मनवाने का तरीका है, जी, सूझबूझ जी, से काम जी, होता है। जी, तो अब मैंने बताया ये, जी, इसके भी आप 5 भाग करिए, जी, इस उंगली के 5 भाग करिए। जी, इसमें प्राण, आपान, उदान, व्यान और समान। अच्छा, तो अब ये देखना होता है कि मान लीजिए ये उंगली समझिए आप, अब जी, इस उंगली के 5 भाग हमने किए। जी, तो पहला जो पार्ट, मतलब ये अग्रभाग में ही 5 भाग करना है। अग्रभागों 5 भाग कर लीजिए। जी, तो पहला जो भाग है क इसका, ख ग घ, हाँ जी, वो वायु के प्राण वायु का स्थान है। जी, उससे प्राण वायु का, अब हम अगर इसकी हम एक्टिविटीज देखेंगे जी, तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि प्राण कहाँ कहाँ विशेष स्थान है प्राण का। तो प्राण का स्थान जो है हृदय में है, सिर में है, छाती में है। वैसे तो पूरे शरीर में प्राण है, लेकिन इनके मुख्य स्थान यहाँ है। तो अगर ये डिफेक्टिव हो रहा है, यहाँ कुछ इसमें गलत हरकतें हो रही हैं, तो इसका मतलब इन स्थानों में आपके कोई परेशानी है। जी, जैसे आपके थूकने में, छींकने में और आपका डकार लेने में, श्वास लेने में, निश्वास लेने में, अन्न का जो वायव्यांतर गमन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझ जाइए कि इनका प्राण विकृत हुआ है। और ये कारण प्राण का विकृत होना है इन रोगों में। तो आप वात के प्राण भाग पर आप औषधि का आयोजन करें। इसी तरह से दूसरा है उदान वायु। उदान वायु यहाँ कंठ में होती है। तो कंठ के जितने रोग होंगे, अगर आपने ये देखा और आपको महसूस हुआ गड़बड़ है, तो आप कह सकते हैं कंठ में साहब आपके परेशानी है। जी, तो कंठ में परेशानी आपको पता लग गई। इससे क्या होगा, वाणी की विकृति, जी, आपके शब्द पूरे स्फुटित नहीं होंगे। तो इस तरह के जो होगा, उससे हमें उदान की समस्या का पता लग जाएगा। तीसरा है व्यान वायु। व्यान वायु पूरे शरीर में होती है। जैसे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, जी, पूरे शरीर में कहीं आपको दिक्कत है, तो ये व्यान वायु बताएगी कि आपको ये परेशानी है। अब इसके लिए वायु शामक औषधियों का आयोजन आप करेंगे, तो पूरे शरीर में जो है आपका वो शांत हो जाएगा। इसी तरह से फिर समान वायु, जिन लोगों की जठराग्नि प्रदीप्त नहीं होती है, ये नाभि क्षेत्र में इस समान वायु का स्थान है। इससे भोजन के पचने में भी परेशानी आती है। तो ये समान वायु बताती है कि इसको ये इस तरह से परेशानी और इसकी समान वायु विकृत हुई है। और बाद में आती है अपान वायु। अपान वायु नाभि से नीचे के स्थानों में उसका स्थान है, और वो श्रोणी में, कटिभाग में और मल विसर्जन के मार्गों में वो उपलब्ध होती है। इसमें होने वाली सब बीमारियों को ये उदान वायु बताती है। जब इसे हम देख लेते हैं तो हम बता सकते हैं कि फला जगह पे आपको परेशानी है। तो ये वायु के 80 प्रकार के रोग होते हैं, और इनमें ज़्यादातर असाध्य हैं। तो इस उंगली से आप उनका पूरी तरह से ब्यौरा समझ सकते हैं और उसके हिसाब से कारण को जान सकते हैं। इसी तरह से दूसरी उंगली जो पित्त को बताती है, ये भी 5 हैं, जिसमें एक तो है पाचक पित्त, दूसरा है रंजक पित्त, और तीसरा है साधक पित्त, और चौथा है आलोचक पित्त, और 5वां है भ्राजक पित्त। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लिवर जो आपका है ये पित्त का सेंटर है, यानी एक तरह की फैक्ट्री है जो पूरे शरीर का संचालन करती है। तो हम पहले लेते हैं आपका पाचक पित्त। अगर आपका पाचन ठीक नहीं चल रहा है, आपको एसिडिटी हो रही है या मंदाग्नि हो रही है, आपका खाना नहीं पच रहा है, गैस बन रही है, तो आप समझिए आपका पाचक पित्त खराब है। तो पाचक पित्त खराब होने से, अब इसी के साथ गुरुजी लोग जानना चाहेंगे कि हमको करना क्या चाहिए। हाँ, ये भी बताऊंगा मैं। पाचक पित्त में जो हरड़ है, ये पेट की माग की तरह काम करती है। अच्छा, हरड़ का सेवन करिए, छोटी हरड़ का, और उसको भून के कि कैसे? उसे थोड़ा से घी में भूनिए और उसका चूर्ण बनाकर रखिए, और 1 चम्मच रात को सोते हुए गर्म पानी से लीजिए, आपका पेट साफ होगा। गुरुजी, जैसे खाने में थोड़ा सा अजीब लगता है तो लोग काला नमक डालते हैं, जैसे डालते हैं, लेकिन उसका अनुपान अलग हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे ही लेना चाहिए, ऐसे ही लेकर के पानी पी लेना चाहिए, गुनगुना पानी हाँ, पी लें। हाँ, हाँ। और इसका काम अन्न का पचाना है।
तो जितने हमारे जठराग्नि वगैरह हैं ये सब इससे प्रदीप्त होती हैं। तो इससे क्या पता लगा हमें, पाचक अग्नि। अच्छा गुरुजी, तब अधिक लोग खाने लगेंगे कि पची जाएगा? गुरुजी ने बता दिया है हर्रे हम भून करके और उसमें दिन से ज्यादा नहीं खाई जाए। नहीं, खाना कितना चाहिए, भोजन कितना लें लोग? अभी बात थोड़ी सी हो जाए। अच्छा, भोजन आप सवेरे तो आप पेट भर खा सकते हैं जी, लेकिन शाम को भोजन प्राय 1 रोटी कम खानी चाहिए जी, और गरिष्ठ भोजनों से बचाव रखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपकी जठराग्नि कितनी है, उतना ही भोजन का सेवन करना। क्या ऐसा अच्छा नहीं होगा कि 1 ही 2 रोटी खाना चाहिए रात को? नहीं, ऐसा नहीं, भूखा रहना भी ठीक नहीं है जी। क्योंकि ज्यादा भूखा रहने से जी। जो शरीर का मेद है उसे ही हमारी ये पाचक अग्नि पचाने लगती है जी। तो उससे फैट में कमी आएगी। अच्छा गुरुजी, अगर गाय का दूध 1 गिलास मिल जाए और 1 रोटी तो हाँ, पोषण हो जाएगा ना? हो जाएगा, हो जाएगा। और आपने गाय की बात कही जी। तो ये समझिए, अगर आप देसी गाय पाले हैं या कहीं से आपको उपलब्ध है देसी गाय का दूध, जी, तो सुबह सुबह या शाम के टाइम धारोष्ण दूध का सेवन करें। धारोष्ण क्या होता है? जैसे ही गाय से थनों से दूध निकल रहा है, जी। गरम गरम दूध, तुरंत तत्काल लिया हुआ दूध आप पी जाइए, तो वो बहुत ही लाभदायक है। एक तरह का रसायन है और अनेकों रोगों को ठीक करने में अकेला दूध ही सक्षम है। उसको शायद जीवन में दवा नहीं खानी पड़ेगी अगर वो इस काम को कर लेता है तो जी, बशर्ते देसी गाय हो। जी, जी गुरुजी, आपने हमारे दाहिने हाथ का, जी जी अगर बाएं हाथ का हम दें तो बाएं हाथ का नहीं बताएगा? हाँ, देखिए, बताएगा तो बाएं का भी दाएं का दोनों का बताएगा जी। लेकिन पुरुषों का दाहिना और महिलाओं का बायां देखा जाता है। रीजन? तो इसका रीजन ये है कि जो नाभि क्षेत्र है, यहाँ नाभियों का गुच्छा होता है जी, जो कच्छप की शकल में होता है। कछवा कहते हैं ना, कछवा, जी हाँ, उसकी शकल में होता है। जी। तो पुरुषों में उसका मुंह ऊपर को होता है, स्त्रियों में नीचे को मुंह होता है। तो उसके समानांतर नाड़ी देखने का विधान है। जी, तो जब ऊपर को है तो दाहिना हाथ आएगा जी, और नीचे को है तो बाएं हाथ से नाड़ी देखी जाती है। जी, हालांकि दोनों से भी परखा जाता है, जी, जब विशेष विधान के लिए दोनों को देखा, लेकिन सामान्य रूप से स्त्रियों का बाएं और पुरुषों का दाहिने हाथ देखना चाहिए। तो ये पित्त पर मैं बात कर रहा था। ये 5 जी, थोड़ा सा और रोकेंगे हम। जी जी जैसे फोन आपके यहाँ बहुत आते हैं। जी जी बहुत आते हैं, रात दिन लोगों का आता है फोन। लोग पूछना चाहते हैं नाड़ी पर, बहुत लोगों ने जानना चाहा है। हमसे भी कई लोगों ने कहा कि गुरुजी का इंटरव्यू करके और यह जानिए कि नाड़ी का क्या। तो नाड़ी अगर लोग सीखना चाहेंगे नाड़ी तो क्या मतलब, जैसे आभासी दुनिया से तो सिखाई नहीं जा सकती कि कहीं दूर हो और आप बता दें कि नाड़ी ऐसे पकड़ो और ऐसे इतने दूर पर जाओ और ऐसे हलचल होगी? तो वो तो मरीज की प्रेजेंस आवश्यक है नाड़ी देखने के लिए। अब जो सीखना चाहते हैं उन्हें सिखाया जा सकता है। क्या कोई शिविर वगैरह कभी लगवा सकते हैं कि हाँ, एक ही दिन में आए लोग और सिखा करके उनको? इसमें 2-3 बार कैंप हम लोगों ने लगाए हैं जी। 4 साल पहले यहाँ आनंद मार्ग का जो आश्रम है उसमें करीब 350 वैद्य आए थे जी, उसमें लगाया गया था। और 2 साल पहले हमने ये परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में परमाध्यक्ष जो मुनि जी हैं उनके सहायता से जी, वो कैंप किया था। उसमें 4 दिन का सम्मेलन हुआ था। जी, तो ये भी लगाया जा सकता है। ये तो उन पर डिमांड पर निर्भर करता है, कितने लोग इकट्ठा होना चाहते हैं, कितना लोग सीखना चाहते हैं और कितने जागरूक हैं सीखने में। जागरूक। यदि जागरूकता उच्चतम सोपान पर हो हाँ, तो कितने देर में सीख सकता है? सीखने के लिए ये तो अभ्यास की चीज़ है, इसमें लंबा वक्त लगता है। थ्योरी तो बताई जा सकती है 2 दिन में ही, 1 दिन बता दी जाएगी, लेकिन थ्योरी से काम नहीं चलता। हम किसी को हारमोनियम ला के दे दें जी, और उसे किताब दे दें कि ये लो हारमोनियम किताब है, तो उससे हारमोनियम तो गाना नहीं निकाल लेगा। उसमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास, जितना अभ्यास होगा उतना ही नाड़ी के बारे में जानकारी होगी, लेकिन सीखना तो फिर भी पड़ेगा। बड़े बड़े असाध्य रोगों का इलाज, जड़ी बूटियां ये तमाम हमारे अगल बगल। हम तो ऐसी जगह गौशाला में हैं और चारों तरफ पहाड़ से स्वामी जी ले आते हैं जड़ी बूटियों को और इलाज करते हैं। स्वामी जी परेशान भी हैं फोन से, कुछ और परेशानी हम बढ़ाएं कि क्या करें? नहीं, परेशानी तो खैर कुछ नहीं है, जनसेवा है और आपकी मेहरबानी से सब लोगों को लाभ मिल रहा है। श्रीमान गुरुजी एक बार फिर से अपना संपर्क सूत्र बता दें, लेकिन ये भी बता दें कि भाई इतने समय से इतने समय तक ही फोन करिए। भाई मैं आप सभी से निवेदन ये करता हूँ जी कि मेरा नंबर है 9412 50 50 53 जी 9412505053 जी। लेकिन ये निवेदन है कि 11 से 4 के बीच में अगर फ़ोन करेंगे जी तो मुझे आसानी होगी। जी। अब रात में दुबे जी का इतना व्यापक
संबंध है विदेशों में कि मैं समझता हूँ जितने बड़े बड़े देश हैं, फ्रांस, इटली, आपका जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, हॉलैंड, जर्मनी और सिंगापुर, कनाडा, ये लोग मुझको रात को नहीं सोने देते। रात को मुझसे फोन पर अच्छा, उनको तो ये लगता होगा गुरुजी ना कि हमारे यहाँ दिन है तो वहाँ भी दिन होगा, भूल गए होंगे कभी कभी। हाँ, तो अक्सर उनके फोन आते हैं तो उन्हें कंसल्टेंसी देनी होती है। जैसे दोस्तों, अब चूंकि हम निवेदन ज्ञापित करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, बहुत से लोगों से जिनसे परिचय नहीं है और उनके वीडियो कॉलिंग आ जाते हैं। अब उनको क्या पता कि मैं बनियान पर हूँ, कि चड्डी पर हूँ, कि बाथरूम में हूँ, कि लेटरिन में हूँ, कि बीबी के साथ हूँ, और उनको नहीं, अब वो तो सोफा पर बैठे हैं साहब, उनको लग रहा है कि जैसे मैं खाली हूँ वैसे ही सामने वाला भी खाली है और सामने वाला है मीटिंग में। तो दोस्तों, एक बार करने से पहले जान लेना चाहिए कि सामने वाले की स्थिति क्या है। जी जी। तो उतने समय में ही फोन करेंगे और शॉर्टकट बातें करेंगे। हाँ, और निवेदन है कि अभी की कापी कलम लिए रहेंगे। हाँ, ये बात आपने बहुत शानदार कही। मेरा भी निवेदन ये है कि एक बात मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, बिना नाड़ी देखे कारण का, किसी रोग का कारण पता नहीं लगता जी। और बिना कारण के आयुर्वेद में निवारण नहीं होता रोग का। और अगर कोई देता है, कोई वैद्य क्यों न हो, कोई कितना बड़ा वैद्य क्यों न हो, अगर बिना नाड़ी देखे, बिना परीक्षा किए वो अगर दवा देता है तो तुक्का बंदी है, रोग का विचारण नहीं होता। वो विचार नहीं होता, तुक्का बंदी है, तुक्का लग भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो मेरा निवेदन है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को समझ लें कि भाई पहले कारण के लिए आपको यहाँ नाड़ी दिखाने आना होगा। और जो बहुत मजबूर हैं, गरीब हैं, नहीं आ सकते हैं, बहुत दूर से हैं, उन्हें मैं परामर्श दे सकता हूँ, लेकिन इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि वो तुक्का बंदी ही होगी। अगर असली आपको अपना उपचार कराना है तो विधिवत आप नाड़ी की परीक्षा करा के ही औषधि का, और नहीं फिर संयम बरतें, उसकी जरूरत नहीं आएगी। हाँ, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त भोजन करें, युक्त आहार विहार करें, युक्त जागें सोएं, तो फिर ये रोग आएंगे ही नहीं। तो इस पर संयम बरते। हाँ, तो यही है। तो स्वामी जी से वार्ता हमारी हो रही थी। वीडियो लंबा होगा और लोग उबने भी लगेंगे, यद्यपि आप जो बता रहे हैं सूत्र सह लोगों को उबन नहीं होगी, लोग इसे देखेंगे। लेकिन दोस्तों, फिर हम अगली वार्ता हमारी होगी कैंसर के उपचार के लिए आयुर्वेद किस तरह से प्रचलन में है और किन किन कैंसर का उपचार आयुर्वेद में है और किस तरह से स्वामी जी ने उपचार किया है। और अभी एक देखा हमने, एक कर्ण साहब आए हैं, उनका भी हम बताएंगे। अभी काफ़ी स्वस्थ हुए हैं, बांग्लादेश की लड़ाई में रहे हैं, और भी तमाम अफसर और सामान्य लोग और स्वामी जी ऐसे भी उपचार करते रहते हैं, देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। कभी स्वामी जी डिप्टी एसपी हुआ करते थे, अब हैं स्वामी भास्करानंद जी, और यह है आयुर्वेद शोध संस्थान स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान, थानो, देहरादून, उत्तराखंड। तो स्वामी जी विनम्रता के साथ धन्यवाद, सादर नमस्कार, प्रणाम।